और सियासत से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सीएम नीतीश ने फिर से दोहराई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम नीतीश ने एक पोस्ट लिखा, बिहार को 2.5 लाख करोड़ की जरूरत है। यह कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। 5 साल में सबके विकास का लक्ष्य सीएम नीतीश ने रखा है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, यह कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से अपनी मांगों को दोहराया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम नीतीश ने एक बहुत ही लंबा पोस्ट लिखा और साफ शब्दों में कहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, मिलता है, तो इससे हमारा विकास कार्य और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। विशेष राज्य के दर्जे का अनुरोध किया गया है। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। केंद्र से विशेष दर्जे का अनुरोध किया गया है। बिहार सरकार ने केंद्र से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की है। बिहार में विशेष राज्य की मांग पहली बार सरकार ने की है। इसके पहले पार्टी की तरफ से मांग हो रही थी, लेकिन सरकार ने यह मांग पहली बार की है। तो कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है और सरकार ने पहली बार मांग की है विशेष राज्य के दर्जे की। और बिहार के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया। 42% से बढ़कर 40% तक दिए हुआ है। 1 जुलाई 2022 से इसका सीधा लाभ सरकारी सेवकों को मिलेगा। बड़ी जानकारी, बिहार के सरकारी सेवकों से जुड़ी हुई महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया। 4% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। 42 से 46% तक इसे ले जाया गया है। तो सरकारी सेवकों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता में इजाफा किया। और इस बीच बड़ी खबर, जहां साइबर ठगी के शिकार पूर्व मंत्री हुए हैं। पटना से ये बड़ी खबर, जहां साइबर ठगी के शिकार पूर्व मंत्री हुए, फोटो भेजकर 50 लाख की डिमांड की गई है। वृषिण पटेल को तस्वीर वायरल करने की धमकी दी गई है। वृषिण पटेल ने यो से शिकायत की। 17 नवंबर को पूर्व मंत्री ने FIR दर्ज कराई। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। एडिटेड अश्लील फोटो भेजकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। राजनीतिक करियर बर्बाद करने की भी धमकी की बात सामने आ रही है। और अगली खबर, बिहार में लागू शराबबंदी पर आपको बता दें कि शराबबंदी पर बार बार सवाल उठते हैं और इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किए हैं। मांझी ने जहरीली शराब से मौत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। मांझी ने पूछा कि नीतीश जी थोड़ी थोड़ी मौत बांटने का काम क्यों कर रहे हैं। मांझी ने यह भी सवाल किया कि जहरीली शराब से मौत क्यों नहीं रोक सकते, और अगर नहीं रोक सकते तो शराबबंदी का आखिर क्या मतलब। मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि जहरीली शराब के नाम पर दलितों को थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रहे हैं नीतीश जी। एक ही बार जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए, आपकी नफरत का अंत हो जाएगा। जहरीली शराब से हो रही मौत को नहीं रोक सकते तो शराबबंदी कानून का क्या मतलब है। कम से कम गुजरात से तो सबक लीजिए। और अगली खबर दरभंगा से आपको बताएंगे, जहां बीती रात एक घर में आग लगने की वजह से पिता पुत्र की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन झोपड़ी होने की वजह से आग बुरी तरह से फैल गई। आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरी तरह घर जलकर राख हो गया और इसी में पिता पुत्र की मौत हो गई। और बता दें कि आशंका जताई जा रही कि उसकी चिंगारी की वजह से किसी चीज में आग पकड़ ली और धीरे धीरे आग की लपटें इतनी तेज हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद बहादुरपुर के अंचलाधिकारी और समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी मौके पर पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मृतक की मोहम्मद सबीर की पत्नी अंगूरी प्रवीण को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया। साथ ही सरकार की योजना का लाभ देने का भी भरोसा दिया गया। वही सर्दी के दिनों में इस तरह की घटनाएं बहुत ही आम हो जाती है और अक्सर आप सुनने को मिलता होगा आपको कई बार। इसकी वजह से लापरवाही भी हो सकती है। न्यूज 18 अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि सर्दी के दिनों में कुछ बातों का खास ख्याल रखें। ज्वलनशील वस्तु को बिस्तर से दूर ही रखें। बिस्तर से रूम हीटर की दूरी 3 फीट तक हो। स्पेस हीटर के आसपास कपड़ा ना रखें।
घर से बाहर निकले तो बिजली उपकरण को आप बंद कर दें। मोमबत्ती और अगरबत्ती को बिस्तर के से दूर रखें और सोने से पहले डिबरी मोमबत्ती को बुझा लें। बुरसी पुआल की आग को बुझाकर सोएं, कमरे को पूरी तरह से बंद करके नहीं सोएं। बोरी में बालू और बाल्टी में पानी भरकर रखें। आग लगने पर फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दें। मधुबनी के फुलपरास से सटे पुआरी टोल के पास NH57 पर मधेपुरा डीएम की तेज रफ्तार गाड़ी से 3 की मौत के बाद लोगों में अब तक आक्रोश है। फुलपरास के पुआरी टोल की रहने वाली गुड़िया देवी और उसकी 3 साल की बेटी की लाश अब भी घर में ही रखा हुआ है। पीड़ित परिवार को प्रशासन से अब तक मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 बेसहारा बच्चों का अब गुजारा कैसे होगा। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद और न्याय की गुहार लगाई। वहाँ से फुलतर कर को वहाँ से आक्रोश हुआ है कि उनसे गाड़ी आ गया कि मार दिया। अब तक मुआवजा मिला है पीड़ित परिवार को? कुछ नहीं दिया है। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करता है, फिर वो उसको 5 बच्चा है, तो 5 बच्चा है जो उसको 5 बच्चे को से आप इसके करिए कोनो धानी इसको कोई नौकरी दीजिए, कुछ मुआवजा दीजिए से उसको जान बचेगा। उसको आगे चल के कुछ करना, जितना दिन रहेगा लड़की पोषण पालन सारे उसको से मांग रहा हूँ। लेकिन डीएम साहब जो अभी तक ने कुछ किया नहीं, यहाँ का कोई प्रशासन कुछ किया नहीं दिया है। हम लोग गरीब हूँ, कैसे क्या करूँगी, क्या बोलूँगी, क्या। मधेपुरा डीएम गाड़ी हादसे पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि डीएम को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, मानवीय मूल्यों का निर्वहन करना चाहिए। बयान सुनाते हैं। ये तो मधेपुरा के डीएम तो बड़ा संवेदनशील व्यक्ति है, लेकिन परिस्थिति जो रही होगी उसमें उन्होंने किया हुआ, लेकिन उनको वहाँ पर रुक करके और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये मानवीय संवेदना को प्रलक्षित करने का काम हर एक जिम्मेवार नागरिक का काम कि वैसी परिस्थितियों में संवेदनशीलता दिखाएं और मानवीय जो मूल्य है उसका आप निर्वहन करें। और मधेपुरा की डीएम की गाड़ी से 3 लोगों की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद से डीएम चुप क्यों, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। डीएम की चुप्पी को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है, वहीं महागठबंधन के नेता बचाव करते नजर आ रहे हैं। सुनिए। भी होती है, अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मधेपुरा से जो घटना निकलकर सामने आई है, जिन भी लोगों की मौत हुई है, पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश होने के बाद जो कुछ सामने आएगा तब प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। सभी का मन व्यथित है। ये स्पष्ट रूप से जो घटना हुई है, इस घटना की जांच स्वयं मधुबनी के एसपी कर रहे हैं और इस मामले पर लीगल एक्शन लिया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सभी तरह के जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरे किए गए हैं और स्पष्ट रूप से जो भी मामले हैं वो सामने आ जाएंगे। मधेपुरा के डीएम मीना साहब की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ और मजदूरों की जो मृत्यु हुई, उस पर डीएम साहब का जबान नहीं खुल रहा है। जबान पे ताला लगा हुआ है। अब तक सियासी बयान होता तो तुरंत उनकी बयानबाजी स्टार्ट हो जाती। सरकार जो है, डीएम साहब आपको कुर्सी दिया है इसलिए कि आप जनता के साथ न्याय कीजिए। आप जनता का जिस तरह से दुर्घटना हुआ है उस पर आपका जबान नहीं खुल रहा है। आप पीड़ित परिवारों को मुआवजा दीजिए और आप पर जो है मर्डर का केस होना चाहिए, चूंकि अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है। अब आपको विस्तार से समझाते कि पूरा मामला क्या है। मधुबनी के फुलपरास के पास कल मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से बड़ा हादसा हुआ। डीएम की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की जान चली गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई, जबकि एक अन्य घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। NH57 पर यह हादसा सुबह हुआ, तब बीच सड़क पर पेंट कर रहे एक शख्स को डीएम की गाड़ी ने कुचल दिया था। और इतने बड़े हादसे के बाद मौके से ड्राइवर ही फरार हो गया। गाड़ी में सवार कुछ और लोग थे, वो भी भाग खड़े हुए। हादसे के वक्त गाड़ी में डीएम मौजूद थे, ये बात वहां पर मौजूद स्थानीय लोग कह रहे हैं, पर जिला प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा ने
से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। पर डीएम सामने भी नहीं आए, ना ही हमारा फोन पिक किया। जिला प्रशासन के मुखिया इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? सवाल कई है। और न्यूज 18 ऐसे में सवाल पूछता है कि 3 मौत के बाद आखिर डीएम कहां है? साथ ही साथ मृतक के परिवार वालों से क्यों नहीं मिले हैं डीएम अब तक? हादसे के बाद डीएम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये तमाम सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं, क्योंकि इस डीएम की संवेदनशीलता, संवेदनहीनता बार बार सामने आ रही है। तो सवाल और भी कई है। क्या हादसे के दौरान डीएम गाड़ी में मौजूद थे? सवाल ये भी कि अगर नहीं तो हादसे के बाद डीएम सामने क्यों नहीं आए? और इस घटना के बाद से, ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद से सवाल यह भी कि क्या जिला प्रशासन मामले की लीपापोती कर रहा है? सवाल यह भी कि डीएम की गाड़ी से हादसा होता है, 3 लोगों की जान चली जाती है, डीएम का कोई पक्ष सामने नहीं आता। डीएम से संपर्क साधने की कोशिश होती है, उस पर भी डीएम चुप रहते हैं। आखिर डीएम विजय प्रकाश मीणा ने चुप्पी क्यों साध रखी है? तो 3 व्यक्ति की जान चली गई डीएम की गाड़ी से। इस पूरे हादसे के बारे में जो सबसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं वे हैं डीएम विजय प्रकाश मीणा। आखिर डीएम अपना पक्ष क्यों सामने नहीं रख रहे हैं? इतनी संवेदनहीनता क्यों? डीएम की गाड़ी से 3 लोगों की जान चली जाती है। अगर आपकी और हमारी गाड़ी से ऐसा हादसा होता तो जरा सोचिए, सबसे पहले पुलिस हमें ढूंढकर पूरी जानकारी मांगेगी। क्या पुलिस ने डीएम से किसी तरह की कोई जानकारी ली? बढ़ते अगली खबर की ओर। छठ के आखिरी दिन लखीसराय में 6 लोगों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग मामले में सियासत चरम पर है। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जेडीयू पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। हत्याकांड के आरोपी उमेश राव और आशीष चौधरी को बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता बताया गया। जेडीयू ने यह दावा किया कि इस हत्याकांड के आरोपी आशीष चौधरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लखीसराय की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। कटिहार में 2024 के एक ही परिवार का ये नरसंहार है, और ये नरसंहार जमीन माफियाओं का, दारू माफिया, बालू माफिया का एक बड़ा रैकेट है, सिंडिकेट है। उसके देखरेख में जिसका नाम लोग बता रहे हैं कि ये नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान का नाम आ रहा है, उसको बचाने के लिए ये लोग केस को प्रेम प्रसंग में डाइवर्ट कर रहे हैं, लोग परिवार कर रहा है। और कटिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीतिक तपिश बढ़ने लगी है। खासकर आईएनडीआई गठबंधन भले ही राष्ट्रीय स्तर पर एकता का दावा करता हो, लेकिन कटिहार लोकसभा सीट पर जेडीयू काबिज होने के बावजूद कांग्रेस, आरजेडी और माले भी अपना अपना दावा कर रहे हैं। और ऐसे में आईएनडीआई गठबंधन की राजनीतिक जमीनी स्तर पर बिखरती नजर आ रही है। सुनिए किसने क्या कहा है। कर रहे हैं गठबंधन की ताकत को मजबूत किया जाए और सांप्रदायिक फांसीवाद का चेहरा जो बेनकाब हो चुका है उससे मुकाबला किया जाए, और उस मुकाबला में राजनीतिक तौर पर संसदीय मोर्चा में हमारी पार्टी कटिहार में एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी है। एक लंबे समय से, पिछले 40 साल से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, ज़मीन, शिकमी, बटाईदारी और जनवादी ताकतों की हिफाजत, पत्रकारिता की हिफाजत के लिए हम लोग लड़ते आ रहे हैं। इसलिए हमारा भी मजबूत दावेदारी है कि ये सीट हम लोग को दिया जाए। जो हमारे इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से उसका संबंध हो, हम पूरी तरह से उसके लिए काम करेंगे, उसको समर्थन करेंगे। हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमको उम्मीदवार बनाया जाए। जाहिर है कि हम जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और दूसरे जिम्मेदार लोग हैं, वो उनके साथ बैठेंगे और बातचीत होगी। बातचीत के बाद ही कोई रास्ता निकलेगा। कटिहार के लोगों में भी ये भाव, ये संदेश है कि कटिहार में अब तक जितने सांसद हुए उन लोगों को 3-3 बार, 2-2 बार रेगुलर काम करने का मौका मिला है। अब देखते हैं हमको कैसा मौका मिलता है। हमारी पार्टी, हमारा नेता, कटिहार की जनता क्या सोच रही है। लेकिन मेरा एकमात्र लक्ष्य है
कि मौका मिला है, काम किए हैं, कोरोना काल में काम किए, मौका मिलेगा काम करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर से साफ साफ कहा है कि वह हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में पशुपति कुमार पारस ने कहा कि चिराग को हर हाल में जमुई से चुनाव लड़ना होगा, वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। बयान सुनाते हैं। जिस जमुई की जनता ने पासवान जी पर विश्वास किया, चिराग पासवान पर विश्वास नहीं किया, पासवान जी पर विश्वास करके आपको जिताया, 2-2 बार जिताया, और आप उसे जमुई की जनता के साथ में आप क्यों नाजायज कर रहे हैं? इसलिए उनको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, हर हालत में लड़ना पड़ेगा जमुई से, और मैं लड़ूंगा हाजीपुर से। और अब बात महापर्व के बाद परदेश लौट रहे बिहार के विदेशियों की। दिवाली और छठ पर्व के बाद अब अलग अलग राज्यों से घर आए लोग अब फिर से रोजी रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में निकल पड़े हैं, जिसको लेकर दानापुर स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। हजारों की संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब और अलग अलग राज्यों तक जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रियों की भीड़ होने के मद्देनजर दानापुर जीआरपी और आरपीएफ के पुलिस बल सभी प्लेटफॉर्म पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी यात्री को किसी तरह की परेशानी ना हो। वापस काम पर लौट रहे लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। अच्छा देखिए रहे हैं सर, हम और क्या भीड़ तो है ही है। हाँ देख लीजिए, बिहार शरीफ दिल्ली जा रहे ना, हमको जाना था मुंबई, बेटी को रहता है, तो इहो सब हालत समझी ना असमझी हल्के, तो यहो सब मान के जाए थलन। ये लोग तो भौगल में चलता में चढ़ गया, हम गिर जाती है तो अब छूट गए। कहाँ से आ रही हैं आप? हम आए हैं कंकड़बाग से। कंकड़बाग से? हाँ, केवाड़ी बेचन से। अच्छा, मुंबई जाना था? हाँ। सारे फैमिली चढ़ गए ट्रेन पे? हाँ। आप छूट गए? हाँ। और इस बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, जमीन के बदले नौकरी का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमित कात्याल को 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। दरअसल अमित कात्याल को 11 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और इसी के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, ये बड़ी खबर। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई और अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमित कात्याल को 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर की तारीख है, तब तक अमित कात्याल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। बड़ी जानकारी, ईडी ने अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। अमित कात्याल को 11 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और इसी के मद्देनजर आगे की कार्रवाई की जा रही थी। और इसी मामले में आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो 5 दिसंबर तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुशील, सबसे पहले पूरी जानकारी दें कि ये क्या मामला है। आज देखिए, जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ से एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें लालू यादव के जो करीबी फिलहाल हैं अमित कात्याल, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया था। हालांकि ईडी ने ये आरोप लगाया था कि अमित कात्याल ही वो शख्स है जिनकी कंपनी ने लालू के को लेकर जो लैंड डील हुई थी, वो सारे जो जमीन है उनकी कंपनी के थ्रू ही लोगों को बेची गई थी। और जो फिलहाल सरकारी नौकरी लोगों को मिली है रेलवे में, उसमें अमित कात्याल का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि लालू परिवार के द्वारा इसी कंपनी से जमीन की जो खरीद फरोख्त हुई है, उसमें इनका जो शेयर है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि अमित कात्याल के साथ साथ इस पूरे मामले में और भी जो उनके लोग जुड़े हुए हैं, लिहाजा अमित कात्याल से पूछताछ बहुत करना आवश्यक है। हालांकि अमित कात्याल की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी केवल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो तथ्यों के आधार पर ना करके राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण कर रही है। लेकिन ईडी की तरफ से कहा गया है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में लंबे समय से। ये बताइए कि 5 दिसंबर तक की तारीख रखी गई है, जब तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, उसके आगे अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या वो फिर से एक बार कोर्ट में पेश होंगे? जी देखिए, 5 दिसंबर तक फिलहाल
कहीं ना कहीं अमित कात्याल को अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसका मतलब वो है कि वो ईडी की कस्टडी में ना रहकर अब वो जेल में रहेंगे और जेल 5 दिसंबर के बाद दोबारा पेश किया जाएगा। इस बीच अगर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जांच एजेंसी है, ईडी को लगता है कि अमित कात्याल से जुड़े कुछ मामले में उनसे पूछताछ करनी है तो कोर्ट में उनको अर्जी देकर एक बार फिर से हिरासत में लेना होगा, नहीं तो वो फिलहाल जो दिल्ली का जो सेंट्रल जेल है यानी कि तिहाड़, उसी में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे दिल्ली से, जहां न्यायिक हिरासत में अमित कात्याल को भेजा गया है। 5 दिसंबर की तारीख है, तब तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह अहम और बड़ा फैसला लिया गया। और फिलहाल अभी के लिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल पर। अब तक की हेडलाइंस।